डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हम पढ़ रहे थे, जहाँ पर हमने सी के प्रोग्राम का मेमोरी लेआउट देख लिया था, जहाँ हमने देखा था कि जब भी सी का प्रोग्राम मेमोरी में आता है तो वो टोटल 6 पार्ट में डिवाइड होता है। वो 6 पार्ट कौन कौन से थे? अगर हम सी के प्रोग्राम का मेमोरी लेआउट की बात करें, मेमोरी लेआउट को हम क्या बोलते थे यहाँ पर? सेक्शन या फिर सेगमेंट। सबसे पहला जो सेक्शन था हमारे पास, उसको हमने बोला था टेक्स्ट या कोड सेगमेंट। सेकंड था हमारे पास डेटा सेगमेंट। डेटा सेगमेंट को फिर हमने फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज इनिशियलाइज्ड डेटा एंड सेकंड वन इज अनइनिशियलाइज्ड डेटा। जो हमारा इनिशियलाइज्ड डेटा है वो फर्दर फिर 2 तरह का हो सकता है, या तो वो हमारा रीड राइट डेटा होगा या फिर वो रीड ओनली डेटा होगा। जो रीड ओनली डेटा होता है वो जनरली कांस्टेंट होते हैं। जो रीड राइट डेटा होता है उसका हमें पता है कि वो डॉट डेटा वाले पोर्शन में जाके स्टोर होगा, और जो हमारा रीड ओनली डेटा है वो डॉट आरओ डेटा वाले सेक्शन में जाके क्या होगा? स्टोर होगा। जितने भी हमारे पास अनइनिशियलाइज्ड डेटा है, अनइनिशियलाइज्ड डेटा हमेशा डॉट बीएसएस में जाके स्टार्ट होंगे। बीएसएस का फुल फॉर्म हमें पता है, ब्लॉक स्टार्टेड बाय सिंबल। हमें पता है कि जो डेटा सेगमेंट होता है, डेटा सेगमेंट में या तो ग्लोबल वेरिएबल होंगे या फिर स्टैटिक वेरिएबल होंगे। या तो हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल होंगे या फिर स्टैटिक वेरिएबल होंगे। अब स्टैटिक दोनों हो सकते हैं, स्टैटिक ग्लोबल भी हो सकते हैं और स्टैटिक लोकल भी हो सकते हैं। थर्ड सेक्शन हमने वहां पर डिस्कस किया था हीप सेगमेंट। जो हीप सेगमेंट होता है वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज किया जाएगा। फोर्थ पे हमने देखा था कि जो हमारा फ्री रीजन वाला सेक्शन होता है, फ्री रीजन बोल दीजिए या अनयूज्ड मेमोरी बोल दीजिए, अनयूज्ड मेमोरी सेगमेंट। फिफ्थ नंबर पे हमने देखा था हमारे स्टैक वाला सेगमेंट आ जाता है, और स्टैक वाले सेगमेंट में जनरली हम जितने भी लोकल वेरिएबल है वो स्टोर होते हैं। लोकल वेरिएबल के अलावा जो हमारे फंक्शन पैरामीटर होते हैं, फंक्शन पैरामीटर यहाँ पर स्टोर होते हैं, और फंक्शन पैरामीटर के अलावा यहाँ पर हमें जितने भी रिटर्न एड्रेसेस होते हैं वो देखने को मिलते हैं। और लास्ट में हमने देखा था वहां पर जो हमारा अनमैप्ड सेगमेंट होता है, और अनमैप्ड सेगमेंट में जनरली हमें देखने को मिलते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट, और कमांड लाइन आर्गुमेंट के अलावा जितने भी एनवायरमेंटल वेरिएबल है वो सारे के सारे यहाँ पर स्टोर होते हैं। टेक्स्ट सेगमेंट में क्या रखा जाएगा? टेक्स्ट सेगमेंट में जो डेटा आएगा वो .exe फाइल से कॉपी होके आएगा। डेटा सेगमेंट को हम कई बार क्या बोल देते हैं यहाँ पर? स्टैटिक सेगमेंट भी बोल देते हैं, और इसी को हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन भी बोल देते हैं। तो इतना हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब हम पढ़ते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को। अगर मेमोरी एलोकेशन की टेक्निक की बात की जाए, ठीक है, तो जनरली हम 2 ही तरीके को फोकस करते हैं। पहला हमारा स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और दूसरा हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। देखो, जो हमारा पहला सेक्शन था टेक्स्ट वाला, उसके बाद
डेटा वाला सेगमेंट था, डेटा सेगमेंट के बाद में हीप वाला सेक्शन था, हीप वाले के बाद में फ्री मेमोरी रीजन था, फिर स्टैक वाला सेक्शन था और आखिरी में अनमैप्ड हमारे पास सेगमेंट था। जो टेक्स्ट वाला सेगमेंट होता है वो लो एड्रेस पे बैठा रहता है और जो अनमैप्ड सेक्शन होता है वो हाई एड्रेस पे बैठा होता है। जो ये फ्री वाला रीजन होता है वो स्टैक और हीप दोनों की डिमांड को क्या करेगा, यहाँ पर फुलफिल करेगा। जब हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन की बात करते हैं तो हम किसको फोकस करते हैं, डेटा सेगमेंट को फोकस करते हैं। लेकिन यहाँ पर डेटा सेगमेंट के अलावा जो स्टैक वाला पोर्शन है, उस स्टैक वाले पोर्शन को भी हम इसी में क्या करेंगे, डिस्कस करके चलेंगे। बस इतना ही तो फर्क है कि जो डेटा सेगमेंट होता है उसका जो मैनेजमेंट होता है वो ऑटोमेटिक होता है। कब मेमोरी में आएगा, कब मेमोरी से जाएगा, ये सारा का सारा कैसा होता है, ऑटोमेटिक होता है। स्टैक में भी मेमोरी अलोकेशन और मेमोरी डीअलोकेशन दोनों का दोनों काम कैसे होता है, ऑटोमेटिक होता है। फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि स्टैक वाले सेक्शन में जब फंक्शन कॉल एनकाउंटर होता है उसी टाइम पे वो क्या होता है, मेमोरी में आता है और जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट एनकाउंटर होता है वो मेमोरी से क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और डेटा सेगमेंट वाला जो कंटेंट होता है वो थ्रू आउट दी प्रोग्राम बना रहता है। बाकी जो हीप वाला सेक्शन होता है उसका जो मैनेजमेंट होता है वो ऑटोमेटिक नहीं होता, हमें कुछ इनबिल्ट फंक्शन मिलते हैं, उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इनको मैनेज करते हैं। तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। सबसे पहले स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को देखते हैं। लिखा है कि इन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन size and location of each variable are decided at compile time। मतलब कंपाइल टाइम पे ये डिसाइड हो जाता है कि कोई वेरिएबल मेमोरी में कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा और उसको जो मेमोरी मिलेगी वो कौन से वाले एरिया में और कहां पर मेमोरी मिलेगी। दोनों के दोनों पोर्शन कब डिसाइड हो जाते हैं, कंपाइल टाइम पे। आमतौर पे देखा जाता है कि जो साइज का डिटर्मिनेशन है वो कंपाइलेशन के टाइम पे हो जाएगा और जो स्पेस उसको अलॉट होगा वो कब होगा, ड्यूरिंग लोड टाइम, मतलब एग्जीक्यूशन से जस्ट पहले। द डेटा सेगमेंट और स्टैटिक स्टोरेज एरिया, जहां पर हमने 3 सेक्शन देखे थे, डेटा, बीएसएस और आरओ डेटा यूज फॉर ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैक इज यूज फॉर लोकल ऑटोमेटिक वेरिएबल। अब यहां पर ध्यान रखना कि हमें पता है कि हमारे पास जब स्टोरेज क्लासेस की हम बात करते हैं तो 4 तरह की स्टोरेज क्लासेस अपने को देखने को मिलती है। फर्स्ट वन इज ऑटोमेटिक, सेकंड वन इज रजिस्टर, थर्ड वन इज स्टैटिक एंड फोर्थ वन इज एक्सटर्नल। हमें यह भी पता है कि ऑटोमेटिक के लिए हम ऑटो कीवर्ड का यूज करते हैं, रजिस्टर के लिए हम रजिस्टर कीवर्ड का यूज करते हैं, स्टैटिक के लिए हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं और एक्सटर्नल के लिए हम एक्सटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। जो एक्सटर्नल वेरिएबल होते हैं वो तो ग्लोबल वेरिएबल होंगे। जो स्टैटिक वेरिएबल है वो ग्लोबल भी हो सकते हैं और लोकल भी हो सकते हैं। लेकिन स्टैटिक चाहे आपका लोकल हो चाहे आपका ग्लोबल हो, दोनों के दोनों किससे मैनेज होते हैं, डेटा सेगमेंट में ही होते हैं। दोनों के दोनों कहां पर होंगे, इनको जो मेमोरी मिलेगी वो डेटा सेगमेंट में ही मिलेगी। जो रजिस्टर वाले वेरिएबल होते हैं उनका तो रैम से कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि उनको तो मेमोरी कहां मिलेगी, सीपीयू के रजिस्टर में मिलेगी। तो यहाँ पर बात किसकी होती है, ऑटोमेटिक वाले की। जो स्टैक में जाएंगे वो हमेशा कौन से वाले वेरिएबल जाते हैं स्टैक में, सिर्फ ऑटो स्टोरेज क्लास वाले वेरिएबल ही जाते हैं। और हमें ये भी पता है कि जो हमारी ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास है वो डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास होती है। तो यहाँ पर यही बात लिखी है कि स्टैक के अंदर कौन से वेरिएबल जाएंगे, कौन से लोकल वेरिएबल जाएंगे, जो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास से क्या करते हो, बिलोंग करते हो। द लाइफ टाइम ऑफ स्टैटिक स्टोरेज या डेटा सेगमेंट इज एंटायर प्रोग्राम। ठीक है, कि जब तक हमारा प्रोग्राम मेमोरी में रहेगा तब तक वो मेमोरी में बने रहेंगे। और जो स्टैक में लोकल वेरिएबल अलॉट हुए वो कब तक रहेंगे, जब तक फंक्शन से रिटर्न स्टेटमेंट एनकाउंटर नहीं हो जाता तब तक, या मैं यूं कहूं कि जब तक प्रोग्राम का कंट्रोल उस फंक्शन में है तब तक वो क्या रहेंगे, मेमोरी में बने रहेंगे। फिर लिखा है कि द साइज इज फिक्स एंड कैन नॉट बी चेंज एट रन टाइम। चाहो तो आप स्टैक वाले वेरिएबल हो या फिर आपके स्टैटिक स्टोरेज एरिया वाले वेरिएबल हो, दोनों ही तरह के वेरिएबल की जो मेमोरी होती है वो एक बार अलॉट हो गई, वो क्या हो गई, फिक्स हो गई। उसको आप ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम उसमें आप किसी भी तरह का कोई चेंजेज नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है किसके कंपैरिजन में, डीएमए के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि मेमोरी का अलोकेशन और डी अलोकेशन
स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में ऑटोमेटिक होता है, जबकि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में इसके लिए आपके पास एक्स्ट्रा ओवरहेड बढ़ जाता है, क्योंकि एलोकेशन भी आप ही को करवाना है और जब आप डीएलोकेशन करवाओगे तब भी वो काम आपको खुद को ही करना है। एंड ऑफ कोर्स may waste memory if the allocated size is larger than required size। कई बार हम देखते हैं कि हमने एक एरे बनाया, मान लो ARR, और उसकी साइज हमने लेट से दे दी 20। अब जब डेटा रखने की बारी आई तो डेटा हमने रखा सिर्फ 5 ही ब्लॉक में, तो टोटल 15 ब्लॉक क्या हो गए, मेमोरी का वेस्टेज हो गया। और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो हम कहां पर देखते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में देखते हैं। एक कोड है हमारे पास, ठीक है, जहां पर एक एरे हमने बनाया है, ठीक है, और कैपेसिटी उसकी रखी 5 और डिक्लेरेशन के टाइम पे उसको क्या कर दिया है, इनिशियलाइज कर दिया है। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि कौन से सेक्शन में जाएगा, तो आपका जवाब होगा कि ये तो स्टैटिक स्टोरेज एरिया में जाएगा या डेटा सेगमेंट वाला पोर्शन है। तो ये कौन सा वाला पोर्शन है, ये डेटा सेगमेंट वाला। अब डेटा सेगमेंट में भी क्या ये इनिशियलाइज है या अनइनिशियलाइज, तो आपका जवाब होगा ये तो इनिशियलाइज है। और जब ये इनिशियलाइज है तो ये कहां पर जाएगा, डॉट डेटा में ये जाके स्टोर होगा। उसके बाद आपने पाई नाम का एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, लेकिन ये कैसा है, कांस्टेंट है। तो सबसे पहली बात तो ये क्या है, ग्लोबल है, और जब ये ग्लोबल है तो ऑब्वियसली बात है कौन से सेगमेंट में जाएगा, डेटा सेगमेंट में जाएगा। अब डेटा सेगमेंट में किस में जाएगा, ये कांस्टेंट है तो सिर्फ रीड ओनली डेटा है, तो आरओ डेटा सेगमेंट में ये चला जाएगा। उसके बाद आपने एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, काउंट नाम से। सबसे पहली बात तो ये कैसा है, तो आप कहोगे कि ग्लोबल वेरिएबल है, और ग्लोबल वेरिएबल है तो कहाँ जाएगा, ये डेटा सेगमेंट में जाएगा। अब ये डेटा सेगमेंट में जाएगा तो ये इनिशियलाइज है या अनइनिशियलाइज, तो जवाब होगा अनइनिशियलाइज है। और जितने भी आपके अनइनिशियलाइज डेटा होते हैं वो हमेशा कहाँ पर जाते हैं, डॉट पीएसएस में जाएंगे। फिर आपने एक फंक्शन बनाया माई फंक्शन, और माई फंक्शन की बॉडी के अंदर आपने एक लोकल वेरिएबल बनाया है, और वो लोकल वेरिएबल कौन सा वाला है, स्टैटिक है। अब हमने देखा था कि स्टैटिक चाहे लोकल हो या ग्लोबल हो, दोनों ही कहाँ जाते हैं, डेटा सेगमेंट में। दोनों कहाँ पर जाएंगे, डेटा सेगमेंट में जाएंगे। डेटा सेगमेंट बोल दीजिए या स्टैटिक सेगमेंट बोल दीजिए या स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन बोल दीजिए। ये इनिशियलाइज है या अनइनिशियलाइज, तो जवाब होगा इनिशियलाइज है, तो फिर ये कहाँ जाएगा, डॉट डेटा में। कहाँ पर जाएगा, डॉट डेटा में। अगेन आपने एक एरे बनाया है, ठीक है, लोकल एरे बनाया है, लेकिन कौन सा वाला, स्टैटिक डेटा सेगमेंट। और डेटा सेगमेंट के अलावा इनिशियलाइज है तो डॉट डेटा। आपने एक वेरिएबल बनाया है, लोकल वेरिएबल बी, ठीक है, क्या ये स्टैटिक है, नहीं। क्या ये फंक्शन की बॉडी के अंदर है, यस। तो ये कौन सा वाला है, लोकल। और जो लोकल है वो कहाँ जाएंगे, स्टैक में। लोकल वेरिएबल कहाँ जाएंगे, स्टैक में जाएंगे। फिर मैन फंक्शन, और मैन फंक्शन की बॉडी में आपने एक एरे बनाया है, ठीक है, लेकिन वो एरे स्टैटिक है क्या, नहीं। तो अगेन ये लोकल एरे आपने बनाया है, ठीक है, बिना स्टैटिक कीवर्ड के बनाया है, तो ये कहाँ पर जाएगा, आपके स्टैक वाले एरिया में जाएगा। अब हम चलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की तरफ, जहां पर लिखा है कि द वेरिएबल ऑक्यूपाई हाउ मच मेमोरी इज डिसाइडेड एट रन टाइम और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज नोन एज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। देखो, कोई भी वेरिएबल मेमोरी में कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, इस बात का डिसीजन कंपाइल टाइम पे हो जाए तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। कोई वेरिएबल मेमोरी में कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, इस बात का डिसीजन रन टाइम पे हो या ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मीन्स allocating memory at runtime from the heap सेक्शन। जो डीएमए वाले जो वेरिएबल होंगे उनको मेमोरी कहाँ मिलेगी, हीप वाले सेक्शन में मिलेगी। और ऐसा करने के लिए कुछ इनबिल्ट फंक्शन का हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। अब कुछ सवालों के जवाब हम ढूंढते हैं कि डीएमए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो लिखा है कि डीएमए मेक efficient यूज ऑफ मेमोरी by allocating the required amount of memory whenever needed। यस, बिल्कुल सही बात है कि मान के चलो आपको रोल नंबर स्टोर करने हैं। अब कितने स्टूडेंट के रोल नंबर स्टोर करने हैं ये बात आपको पहले से नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम ये पूछोगे कि बताओ कितने स्टूडेंट के रोल नंबर स्टोर करने हैं, और जवाब आया कि हमें 6 स्टूडेंट के रोल नंबर स्टोर करने हैं। और जैसे आपके पास 6 स्टूडेंट आए, आप उसी टाइम पे क्या करोगे, 6 इंट टाइप के ब्लॉक अलॉट करवा लोगे। अगर डायनेमिक मेमोरी लोकेशन नहीं होता तो आप क्या करते, कुछ स्टैंडर्ड साइज का एरे बना के छोड़ते। सपोज करो आपने 10 साइज का एरे बना लिया। जब आपने 10 साइज का एरे बनाया और डिमांड आई 6 की,
तो 4 इंट टाइप के ब्लॉक क्या हो गए? वेस्टेज। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि डिमांड आ गई 15 की, तो उस टाइम पे मेमोरी की क्या हो जाएगी? शॉर्टेज हो जाएगी। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से हम मेमोरी का क्या कर सकते हैं? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जब हमें डिमांड है, ठीक है, उतनी मेमोरी हम अलॉट करवा लेंगे, और जैसे ही हमारा काम फिनिश हुआ तो हमें प्रोग्राम के एंड होने का वेट नहीं करना। जैसे हमारा काम फिनिश हुआ, हम उसी टाइम पे मेमोरी को क्या करवा सकते हैं? रिलीज भी करवा सकते हैं, डी अलॉट भी करवा सकते हैं, क्योंकि एलोकेशन और डी एलोकेशन दोनों का जो कंट्रोल होता है वो हमारे हाथ में होता है। मेमोरी दैट इज अलोकेटेड डायनेमिकली, मतलब हीप एरिया में, रिमेन्स अवेलेबल इवन आफ्टर द फंक्शन दैट क्रिएटेड इट हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूशन। ठीक है, इस बात को समझो कि कहना क्या चाह रहा है। सपोज करो आपने एक फंक्शन बनाया है, ये माइफन नाम से एक फंक्शन बनाया आपने, और इस फंक्शन में आपने डीएमए के थ्रू कोई मेमोरी ब्लॉक बनवाया है। ठीक है, एक और फंक्शन है आपका, ये दूसरा सिनेरियो हम देखते हैं माइफन का, जहां पर आपने एसएमए के थ्रू यहां पर मेमोरी अलॉट करवाई है। अब जब डीएमए के थ्रू आप मेमोरी अलॉट करवाओगे तो वो कौन से वाले एरिया में बनेगी? हीप वाले एरिया में। और जब आप स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन या स्टैक, लोकल है ना, तो यहां पर स्टैक वाले एरिया से जब आप मेमोरी बनाओगे। अब सपोज करो इस स्टैक वाले पोर्शन में आपने कोई ये ब्लॉक बनाया है, और उस ब्लॉक का एड्रेस मान लो कि 1000 है। अब आप इस 1000 वाले मेमोरी ब्लॉक का जो एड्रेस है ना, वो आप इस फंक्शन से रिटर्न करवाना चाह रहे हो। क्या करवा सकते हो? यस, ऑफ कोर्स आप करवा सकते हो। जैसे मान के चलो आपने लिखा इंट ए असाइन 33, तो ये ए बना होगा और इसमें डेटा क्या चला गया? 33 चला गया। अब आप इस 1000 को रिटर्न करवाना चाह रहे हो, तो आप करवा दीजिए कि रिटर्न करवाओ क्या? एड्रेस ऑफ ए। और जब ए का एड्रेस रिटर्न करवाओगे तो यहां पर आपको रिटर्न टाइप क्या मेंशन करना पड़ेगा? इंट एस्ट्रिक, क्योंकि इंट टाइप के ब्लॉक का आप एड्रेस रिटर्न करवा रहे हो। ये सेम सिनेरियो में यहां पर करके देखता हूं। यहां पर भी एक इंट टाइप के ब्लॉक का हम क्या करवाएंगे? एड्रेस रिटर्न करवाएंगे। अभी हमें यह नहीं पता है कि डीएमए के थ्रू हम मेमोरी कैसे अलॉट करवाएंगे, लेकिन मान लीजिए कि ये ब्लॉक आपने बनवा दिया है, मान लो इसका एड्रेस है 2000, और यहां पर आपने रिटर्न करवाया है एड्रेस ऑफ समथिंग जिसमें ये 2000 रखा हुआ होगा। अब यहां कहना ये चाह रहे हैं कि जब आप स्टैक वाले एरिया से या किसी भी एड्रेस को रिटर्न करवाते हो, ठीक है, तो ये एड्रेस तो रिटर्न हो जाएगा, लेकिन चूंकि ये लोकल वेरिएबल है तो इसकी जो मेमोरी होती है, जैसे प्रोग्राम का कंट्रोल यहां से निकलेगा उसी टाइम पे इसको मिली हुई मेमोरी भी क्या कर दी जाएगी? रिलीज कर दी जाएगी। और ये 1000 अब क्या हो जाएगा? एक इलीगल मेमोरी हो जाएगी, क्योंकि ये 1000 अब आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि ये वाली मेमोरी पोर्शन तो क्या हो चुका है? रिलीज हो चुका है। लेकिन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में जो ब्लॉक बनता है, ठीक है, वो तब तक मेमोरी में रहता है जब तक आप उसको फोर्सफुली क्या नहीं करवा रहे हो? रिलीज नहीं करवा रहे हो। तो उस केस में अगर आप एड्रेस रिटर्न करवाते हो तो वो परफेक्टली क्या होता है? वैलिड होता है। बिकॉज ऑफ दिस ए फंक्शन कैन सेफली रिटर्न ए पॉइंटर टू दैट मेमोरी लोकेशन। अब यही बात अगर हम किसके कंटेक्स्ट में बात करें? स्टैक के कंटेक्स्ट में बात करें तो दे आर डिस्ट्रॉयड एज सुन एज द फंक्शन एंड। जैसे फंक्शन एंड होगा या जैसे ही फंक्शन से रिटर्न स्टेटमेंट एनकाउंटर होगा, उसी टाइम पे उस फंक्शन को मिली हुई मेमोरी रिलीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे कॉलिंग स्टेटमेंट एनकाउंटर हुआ था उसी टाइम पे स्टैक फ्रेम क्रिएट हुआ था और स्टैक में आया था, और जैसे रिटर्न स्टेटमेंट एनकाउंटर होगा उसी टाइम पे उस स्टैक फ्रेम को क्या कर दिया जाएगा? पॉप कर दिया जाएगा। Returning the address of stack variable is unsafe because the memory will no longer be valid once the function exists. And DMA is essential for implementing data structure, जैसे कि आपका डायनेमिक एरे है, ठीक है, आपका लिंक लिस्ट है, ट्री है, ग्राफ है, इन सबको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? यहाँ पर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। और जब आप एक बार डायनेमिक एरे को इंप्लीमेंट करना सीख जाते हैं तो डायनेमिक एरे के थ्रू फिर आप किसको इंप्लीमेंट करते हैं? आप डायनेमिक स्टैक को एंड डायनेमिक क्यू को, क्योंकि स्टैक और क्यू को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए या तो आप एरे का यूज करोगे या लिंक लिस्ट का यूज करोगे। ठीक है, तो जब डायनेमिक एरे क्रिएट करना आप सीख जाओगे तो उसके बाद आपका स्टैक भी क्या बन जाएगा? डायनेमिक, और आपका क्यू भी क्या बन जाएगा? यहाँ पर डायनेमिक
बन जाएगा। ठीक है, अब कुछ फंक्शन है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। पहला आपका मैलोक फंक्शन, फिर कैलोक फंक्शन, रियलोक फंक्शन एंड फ्री फंक्शन, जहां पर पहले 3 फंक्शन मैलोक, कैलोक और रियलोक एलोकेशन के लिए काम में आते हैं। मतलब इनके थ्रू मेमोरी को अलॉट करवाएंगे, और जो हमारा फ्री फंक्शन है इसका काम होता है मेमोरी डी एलोकेशन का। मैलोक का फुल फॉर्म मेमोरी एलोकेशन होगा, कैलोक का कंटीजियस एलोकेशन होगा, और रियलोक का री एलोकेशन होगा। एक बार इनकी समरी हम देख लेते हैं, ठीक है, कि ये जो चारों फंक्शन है वो किस तरीके से यूज आएंगे। फंक्शन मैलोक है, मैलोक हमेशा क्या करता है, सिंगल ब्लॉक अलॉट करवाता है। अब सिंगल ब्लॉक कैसे अलॉट करवाएगा, आप यूं समझिए बात को। ठीक है, ये मान के चलो कि हीप वाला रीजन है कंप्लीट। ठीक है, जब आप मैलोक फंक्शन का यूज करोगे तो मैलोक फंक्शन के थ्रू जो मेमोरी आएगी वो सिंगल ब्लॉक में आएगी। अब वो सिंगल ब्लॉक कितने भी बाइट का हो सकता है, ठीक है, उसमें बाउंडेशन नहीं है कि वो इतने बाइट का ही होना चाहिए, वो कितने भी बाइट का हो सकता है, लेकिन जो ब्लॉक बनेगा वो कैसा बनेगा, सिंगल बनेगा। अब मान के चलो आप 16 बिट कंपाइलर को यूज कर रहे हो, हमें पता है कि 16 बिट कंपाइलर में जो हमारा इंटीजर है वो 2 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, और आपने यहाँ पर 10 बाइट का ब्लॉक बना लिया है। कितने बाइट का, 10 बाइट का ब्लॉक। तो ये 10 बाइट का ब्लॉक आपने बना लिया। ऑफ कोर्स आपको ब्लॉक तो एक मिला है, लेकिन जैसे आप इसकी कास्टिंग इंटीजर में करोगे, इसके ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, 5 टुकड़े इसके बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अलोकेशन के टाइम पे जो ब्लॉक आएगा सिंगल आएगा, लेकिन आप फर्दर उसको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, टुकड़े कर सकते हो, और आप चाहो तो उसको एज ए एरे की तरह क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो जो मैलोक में जो ब्लॉक मिलता है वो हमें सिंगल ब्लॉक मिलता है। हाँ, जो सिंगल ब्लॉक हमें मिलेगा उसमें जो डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन होता है वो हमेशा क्या रहती है, गार्बेज वैल्यू रहती है। और मैलोक फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होता है वो हमेशा जेनरिक पॉइंटर होता है। जेनरिक पॉइंटर मतलब वर्ड पॉइंटर हमेशा होता है। अगर कैलोक फंक्शन की बात करें तो ये मल्टीपल ब्लॉक बनाता है, ठीक है, और मल्टीपल ब्लॉक बनाने के साथ में ही उसी टाइम पे उसको किससे इनिशियलाइज कर देगा, 0 से इनिशियलाइज कर देगा। एंड ऑफ कोर्स इसका भी रिटर्न टाइप जो होता है वो जेनरिक पॉइंटर ही होगा। ये लोग फंक्शन का क्या काम होगा, आपके पास पहले से आपने मेमोरी अलॉट करवा रखी है, अब उसी मेमोरी को आप क्या करना चाह रहे हो, रिसाइज करना चाह रहे हो। आप यूं समझिए कि सपोज करो आपने पहले डीएमए के थ्रू एक एरे आपने क्रिएट किया, लेट्स से 8 साइज का, इस साइज का, 8 साइज का। अब आपको जरूरत लग रही है कि नहीं 8 साइज का नहीं, हमें तो 12 साइज का एरे चाहिए। तो इस बार आप कितने साइज का एरे करवाओगे, 12 साइज का। तो रीअलोक फंक्शन आपको ये फैसिलिटी देता है कि आपका जो पहले वाला जो 8 साइज का एरे है, ठीक है, हम उसी को क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, कहां तक, 12 तक एक्सटेंड कर देंगे। अब यहाँ पर इसकी 2 शर्त होती है। जब एक्सटेंड करोगे तो हो सकता है कि आगे उसके जस्ट आगे मेमोरी स्पेस अवेलेबल ही ना हो। जब उसके आगे मेमोरी स्पेस अवेलेबल नहीं होगा तो उस केस में वो 12 ब्लॉक का एक नया एरे बनाएगा, और नया एरे बनाने के साथ में जो पुराने वाला 8 ब्लॉक का जो डेटा है उस डेटा को इसमें क्या कर देगा, कॉपी कर देगा, और उसके आगे के 4 ब्लॉक आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर खाली मिलेंगे। और जो पुराने वाला जो 8 ब्लॉक था, अगर उसी के आगे अगर आपको स्पेस अवेलेबल होता है हिप वाले एरिया में, तो उसी को क्या कर देगा, एक्सटेंड कर देगा। फ्री फंक्शन का काम डीएलोकेशन का होता है। जो मेमोरी आपको मिली हुई है, अगर आप उसको रिलीज करवाना चाहते हो तो आप किसका यूज करोगे, फ्री फंक्शन का। और जो फ्री फंक्शन है उसका जो रिटर्न टाइप होता है वो क्या होता है, यहाँ पर वॉइड होता है, मतलब ये फंक्शन किसी भी तरह की वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। और जो अलोकेशन वाले जो तीनों फंक्शन है वो तीनों के तीनों फंक्शन क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ पर जेनरिक पॉइंटर रिटर्न करते हैं। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगली क्लास में हम इन चारों फंक्शन के बारे में डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। अंत तक रुके उसके लिए धन्यवाद आपका। बाकी कोई शिकायत सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स की तरफ जरूर जाइए। धन्यवाद।